प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी तादाद में एक साथ कभी लोगों को नहीं देखा। जब इस तरह का आयोजन होता है तो इससे अपने आप में एक अर्थव्यवस्था बनती है। ये अर्थव्यवस्था किस तरह से यूपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, समझने का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। साथ ही साथ में अगर आप भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो एक समय पर हमारे मंदिर या ये जितने अध्यात्म के केंद्र हुआ करते थे, ये बैंक की तरह भी संचालित होते थे। पूरे भरोसे के साथ लोग अपने पैसे को यहाँ पर रखते थे। जब आप इसकी जानकारियां जुटाएंगे तो आप पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदिरों का, आध्यात्मिक केंद्रों का कितना महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। एक झलक यहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में संपन्न हुई। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले हैं, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कैबिनेट बैठक करके योगी सरकार ने नया इतिहास रच दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 54 मंत्री भी शामिल रहे। योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंचे और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जो प्रयागराज और आसपास के इलाकों का कायाकल्प कर देने वाले हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में यूपी की एयर स्पेस डिफेंस की नई पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के साथ ही आसपास के जिलों के लिए विकास का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की। साथ ही यमुना पर एक ब्रिज बनाने और विंध्य एक्सप्रेस वे की घोषणा भी की। आइए बात करते हैं योगी सरकार के अहम फैसलों के बारे में। यूपी की एयर स्पेस डिफेंस की नई पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। बलरामपुर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बागपत, कासगंज और हाथरस में 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। प्रयागराज हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल बनाया जाएगा। संगम के पास अरेल में समानांतर पुल को भी मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का भी फैसला योगी कैबिनेट ने किया है। योगी कैबिनेट के अन्य अहम फैसलों में प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर डेवलपमेंट रीजन बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना पर एक और ब्रिज निर्माण करने की भी मंजूरी दी गई है। प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन भी किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक किया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार रीवा तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कैबिनेट बैठक करने के अनुभव को अलौकिक बताया। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्री परिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज के साथ ही भक्ति की जो धारा प्रभावित हुई है, उसमें योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक होने के बाद विकास का संगम भी शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत दिलचस्प विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए 2 बहुत ही शानदार मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। टेलीविजन का चिरपरिचित चेहरा है, जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल, वो मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। आकाश जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ आज खास तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर पूनम कुमारी सिंह। जेएनयू के साथ प्रोफेसर तो हैं, लेकिन उन्होंने योगी एट ट्रिलियन ड्राइव ये जो किताब लिखी है काफ़ी लोकप्रिय हुई और ये किताब जो है किस तरह से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है के विषय को समझाती है। तो आज उनसे
भी काफ़ी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। आकाश जी और प्रोफेसर पूनम, आप दोनों का स्वागत है। प्रोफेसर पूनम, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि आपकी किताब लगभग उसी विषय पर है जिस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय, बहुत वास्ट विषय है, इसको बहुत छोटी सी 10-15 मिनट की बातचीत में समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं खास तौर पर अध्यात्म का मैं एक बात कह रहा था कि एक ज़माने में या प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो मंदिर भी हमारे बैंक की तरह काम किया करते थे, लोग अपना पैसा रखा करते थे वहाँ पर, और ये एक बहुत ही ऐसी एक तरह की व्यवस्था बनी हुई थी जो बहुत लंबे समय तक चलती रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो एक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, खासतौर पर विंध्य क्षेत्र को, माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर क्योंकि सभी लोगों की श्रद्धा है, वाराणसी हम जानते ही हैं, प्रयागराज की महिमा को हम देख ही रहे हैं, किस तरह से ये पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है? सबको नमस्ते जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसको उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास से जोड़कर देखना चाहिए। एक कड़ी के रूप में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश ने अपने आप को बीमारू राज्यों की श्रेणी से हटाकर देश में राज्यों के क्रम में दूसरे स्तर पर, दूसरे स्तर की या दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 9.2% का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें स्थान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत ही आकर्षक केंद्र बन गया है। ये सारे लोग चाहते हैं कि वहां जाकर इन्वेस्ट करें। तो ये सारी जो बातें हैं वो अर्धकुंभ के बाद 2019 के बाद जो अर्धकुंभ हुआ, जिसमें कि बहुत ज्यादा सराहा गया उस अर्धकुंभ को, उसके बाद इस महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की आर्थिकी को गति देने में, विकास को गति देने में एक बहुत बड़े आयाम के रूप में देखा जा रहा है। इसका बजट जो है वो 6,382 करोड़ का अनुमानित बजट है, लेकिन इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और हर व्यक्ति अगर 2 से 3 हजार भी खर्च करे तो इसकी आर्थिकी का कितना ज्यादा विकास होगा, विस्तार होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 45,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है, ये तो आंकड़े बता रहे हैं जी। और आंकड़ों के बिना कितने लोगों को रोजगार मिला है ये देखने की बात है। कहने का तात्पर्य ये कि इस तरह के आयोजन, धार्मिक आयोजन, मेले हमेशा से ही अर्थव्यवस्था को विकास, अर्थव्यवस्था को गति देने वाले होते हैं। कुंभ मेले का रिपोर्ट 1882 का रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि लागत और खर्च के बाद जो लाभ हुआ वो 29,000 से ज्यादा का लाभ हुआ, जिसको विकास की परियोजनाओं में लगाया गया। इसी तरह से अर्धकुंभ में 2019 का भी जो रिपोर्ट है वो भी बताता है कि उसमें भी लाखों रुपए का फायदा हुआ, जिसको विकास की योजनाओं में लगाया गया। और ये मेले प्राचीन काल से ही जो धार्मिक आयोजन हमारे यहाँ होते हैं, वो मेले सिर्फ सांस्कृतिक संगम का केंद्र तो होते ही हैं, मिलने जुलने का केंद्र तो होते ही हैं, ये आर्थिकी को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले भी होते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि पूरी कैबिनेट ने आज जब डुबकी लगाई तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात भी प्रोफेसर पूनम यहाँ पर मंत्रिमंडल की हुई है। जैसा मैंने कहा कि इन सारे विषयों को तो समेटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने जो शुरुआती वक्तव्य दिया उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि कितना अहम योगदान इस तरह के आयोजनों का हो सकता है। आकाश जी, आप ओवरऑल इकोनॉमी पर कई बार अपनी बात कहते रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जब भी आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो हम 2-3 स्तर पर देखते हैं। एक तो हम अध्यात्म का देश हैं, हम महाकुंभ जैसे आयोजनों का महत्व समझ सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम भी इसलिए करते हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बेहतर हो सके। और क्या आप आध्यात्मिक या ये जो मंदिरों का जिस तरह से हम कॉरिडोर्स बनाने की बात करें, इसको भी आप उस श्रेणी में रखते हैं, या आपको लगता है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश को फायदा होगा इन चीजों से? क्वेश्चन, आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ऑफबीट क्वेश्चन। सुबह से टीवी शोज कर रहा हूं, इतना बढ़िया ऑफबीट क्वेश्चन मेरे लिए भी जो है बहुत खुशी की बात है कि ऐसा क्वेश्चन सुन रहा हूं मैं। सबसे पहली बात तो डेटा से शुरुआत कर दूं। 4.5 लाख करोड़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंटर.in का मानना है। प्रोफेसर साहिबा जो बात कर रही थी, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हर।
तो उन्होंने जो बात कही है 45 करोड़ का आंकड़ा शुरू में था डेटा। अब जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये डेटा रिवाइज करना पड़ेगा। दिस डेटा नीड्स टू बी रिवाइज्ड एटलीस्ट 65 करोड़। दूसरी उन्होंने बात की 2 से 3 हजार रुपए। बिल्कुल हर जो व्यक्ति आएगा, खर्चेगा, धर्मशाला में रहेगा, होटल में रहेगा, ढाबे में खाना खाएगा, ऑटो हायर करेगा, लोकल दुकान से शॉपिंग करेगा, लेकिन ये 2-3 हजार रुपए कुछ डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए हो सकता है। लेकिन आज जो आ रहा है यहाँ पे प्रवीण जी, इंटरनेशनल डायस्पोरा आ रहा है, हिंदुस्तानी जो यूएस में बसे हुए हैं, यूरोप में बसे हुए हैं, गल्फ में बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो उनका एक्सपेंडिचर पर हेड उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा, आपके प्रश्न पे मैं आऊंगा जहां आपने रिलीजन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा है, उससे पहले बता दूं, सबसे पहले तो फॉरेक्स, हमारा फॉरेक्स भंडार दोबारा से बढ़ेगा जी। उसके अलावा वो जो लोग आ रहे हैं, बहुत से मित्रों से मेरी बात हुई है जो यूएस से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, पहले 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, उसके बाद ना सिर्फ प्रयागराज आ रहे हैं, प्रयागराज के अलावा क्योंकि 15 दिन के लिए आ रहे हैं वो यूएस से, 2 साल 3 साल बाद, उन्होंने एक पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, अपना पैकेज बनाया हुआ है। प्रयागराज के अलावा वो अयोध्या जी भी जा रहे हैं, बनारस भी जा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं, वापसी पे मथुरा वृंदावन भी होते हुए जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल यूपी का डेवलपमेंट है, ना सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत एडिशन करेगा। आपको डेटा दे दूं, 0.5%, जी हाँ, पूरा मैं उसका ब्रेकअप दे सकता हूं, 0.5% तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी इन 2 महीनों के लिए। 20,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन ऐड हो जाएगा। और प्रवीण जी, आपसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं समझता कि जीएसटी कलेक्शन उतना बढ़ेगा तो देश को कितना फायदा, उस जीएसटी से कितने फ्लाईओवर बन जाएंगे, कितने रेलवे स्टेशन बन जाएंगे, कितनी रोड्स बन जाएंगे, कितने स्कूल कॉलेजेस बन जाएंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब आपने जो बात कही कि धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या इकोनॉमी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, बहुत सही आपने कहा, धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी बढ़ती है। और ये आज से नहीं, पुरातन काल से हो रहा है, बीसी के जमाने से हो रहा है। रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी हम बनाएंगे वो इकोनॉमी को बूस्ट देगा। और मैं तो ये भी कहूंगा, जितने फॉरेनर्स यहां पे आ रहे हैं, आज हम यूपी को शोकेस कर पा रहे हैं दुनिया को, इसकी वजह से एफडीआई भी आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। कितने ग्लोबल एजेंसी से मुझे फोन आ रहे हैं जी, वो इस महाकुंभ को समझना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हतप्रभ है, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा। 45 करोड़ लोग, अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये जो अभी प्रयास चल रहे हैं, ये कितने, और मैं लॉन्ग टर्म में समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार जनरेट करना हो या लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को मजबूत करना हो और स्थायित्व देना हो, तो ये प्रयास कितने कारगर हैं और कैसे उपयोगी हैं? देखिए, एमएसएमई आज सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई के माध्यम से अगर किसी राज्य में मिल रहा है तो वह उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और जाहिर है कि अब 45,000, जैसा कि मैंने कहा, परिवारों को रोजगार यहाँ पर मिला है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, कुछ इससे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और उत्तर प्रदेश के विकास में इसको एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यवस्था की बात अगर करें तो इसकी व्यवस्था देखकर लोग दंग हैं कि इस तरह से माइन्यूट प्लानिंग जो होती है वो कैसे उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। 2019 में किया और फिर अभी कर रही है। और फिर आर्थिकी पर तो विस्तार से, इसकी आर्थिकी पर विस्तार से विचार तो मेले के संपन्न होने के बाद होगा कि कितनी लागत थी, कितना ज्यादा उसका बजट क्या था, उससे लाभ क्या हुआ। लेकिन प्रत्यक्ष में जो लाभ दिख रहा है वो तो सारे लोगों को दिख ही रहा है कि लोग सिर्फ कुंभ ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां से अयोध्या भी जा रहे हैं, वाराणसी भी जा रहे हैं, विंध्यवासिनी धाम भी जा रहे हैं। तो आसपास के सारे इलाकों, चित्रकूट भी जा रहे हैं, आसपास के सारे इलाकों को लोग जो मेला देखने जा रहा है वो कवर कर रहा है। और एक डेटा बताता है, एक आंकड़ा बताता है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन से उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, उसके विकास में बहुत ज्यादा योगदान करने वाला है पर्यटन उत्तर प्रदेश का। तो जाहिर है कि इस महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की आर्थिकी को एक बहुत तीव्र गति से आगे ले जाने वाला है।
और कहीं भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि कहीं भी मेले का और इस तरह का धार्मिक आयोजन जो है वो हमेशा से लाभप्रद रहा है और ये आंकड़े बताते हैं। वेरी और वैलिड ये पॉइंट निश्चित रूप आपका। से होगा। आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई बार जब इस तरह के आयोजन होते हैं उसके बाद सरकार भी बहुत कुछ सीखती है कि आने वाले दिनों में अगर और बड़ा कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, गाड़ियों की क्या व्यवस्था हो सकती है, शहरों में एंट्री के लिए अगर बहुत बड़ा ट्रैफिक आ जाए तो क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं प्रयाग में था तो मुझे लगा कि मैनेजमेंट हो रहा है लेकिन शहर को और विकसित किया जा सकता है, जो कि लगातार चल रहा है। प्रयाग बहुत बदल गया है। आप अगर 10 साल पहले का प्रयाग देखा हो, आज देखें तो बड़ा चेंज आ गया है। लेकिन जो उसकी प्रतिष्ठा बनी इस महाकुंभ के दौरान, उसमें लगता है और बड़ा भी होता तो शायद कमियां दिखाई पड़ती, क्योंकि वहां पर गाड़ियों को खड़ा करने की या लोगों का रैला, ऐसा लगता है कि नदी बह रही हो लोगों की जब भी आप सड़कों पर निकलते हैं। आकाश जी, अब इसी को जोड़िए, क्योंकि ये अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ और स्थायी रोजगार या स्थायी इकोनॉमिक जो व्यवस्था है वो मजबूत बने। बिल्कुल, देखिए इससे बिल्कुल स्टेबल डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि इससे बहुत सी एफडीआई भी आएगी। अभी तक जो इशू नहीं उठा, क्योंकि ग्लोबल मैप पे आ गया है यूपी। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आपको बता दूं प्रवीण जी, रिसर्च हो रही है कुंभ के ऊपर, महाकुंभ के ऊपर और इसके इकोनॉमिक एडवांटेजेस पे। और जब वो लोग रिसर्च करते हैं, आप जानते हैं वो लोग ऐसे रिसर्च नहीं करते। यहां बहुत एफडीआई आएगी, यहां एफपीआई आएगी, हिंदुस्तान में एफडीआई आएगी तो रोजगार होगा। और ये सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। आज भी इन्होंने, जो आपने अभी अपडेट दिया है, बहुत से फैसले किए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ बैठे हैं। ये लोग तरक्की चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है अब चाइना की जगह हिंदुस्तान आना चाहते हैं। तो यहां स्थायी रोजगार लगेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, बहुत सारा रोजगार होगा। और यूपी के युवा जो कि बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे रोजगार के लिए, अब यूपी के अंदर ही उनको अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर के अंदर ही बहुत बढ़िया अच्छा रोजगार मिलेगा। और एक और चीज, मां गंगा हमारे लिए परम पावन है। मां कहते हैं, एक तो जो है श्रद्धा है हमारी, दूसरा मां क्योंकि बच्चों को पालती है, तो ये पालन पोषण भी आज मां कर रही है। प्रवीण जी, एक और बात बता दूं, अब लोग अयोध्या भी जा रहे हैं। 5 साल पहले एक बड़े चैनल में मुझसे एक अटपटा प्रश्न पूछा गया था, जिंदल साहब राम मंदिर की बात हो रही है, क्या राम रोटी दे देंगे? आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, मां गंगा और प्रभु राम रोटी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, और सारी दुनिया उस चीज को मान रही है। और ना सिर्फ ये 2 महीने का है, ये परमानेंट रोटी और रोजगार सबको दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हर एक के लिए बनेगा, हर वर्ग का व्यक्ति उसे एंजॉय करेगा, इंडस्ट्री लगेगी, सबको रोजगार मिलेगा और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज। मुझे आपकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी आकाश जी, राम रोटी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। यूं तो सब कुछ देने वाले वही हैं अगर आध्यात्मिक चिंतन के दृष्टिकोण से देखें तो, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी, और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गहराई से समझ के कि इकोनॉमिक या हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस तरह से मंदिरों का, इस तरह के धार्मिक आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान है। और जो प्रोफेसर पूनम ने तो पूरी किताब ही लिख दी है कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ किस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो आप दोनों से बात करके कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आए जिन पर विस्तार से आगे चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज ये चर्चा ठीक रही, सुखद रही, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से महाकुंभ का आयोजन जो है वो आने वाले दिनों में या अभी वर्तमान में भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इससे एफडीआई भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में युवाओं को यहां पर रोजगार भी मुहैया होगा। आकाश जी, आपका धन्यवाद। प्रोफेसर पूनम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत का सवाल में इतना ही।